नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल। दोपहर 3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जो श्रीनगर से है। आतंकी हमले की सीसीटीवी तस्वीरें सामने आई हैं। श्रीनगर में आतंकी हमले में पुलिस के 2 जवान शहीद हो गए। आतंकवादियों ने पुलिस की टीम पर अंधाधुंध फायरिंग की, जिसमें 2 पुलिसकर्मियों को गोली लगी, जिन्हें फौरन अस्पताल ले जाया गया। ये वो सीसीटीवी फुटेज है। देखिए किस तरह से आतंकवादी यहां इस इलाके में दाखिल होता है। इसके हाथ में AK-47 ये गन और सीधे पुलिसकर्मियों पर हमला करके ये फरार होने की कोशिश करता है। बेहद दुर्भाग्यपूर्ण यह हमला, क्योंकि इसमें दोनों पुलिसकर्मियों को नहीं बचाया जा सका। श्रीनगर में कुछ ही दिनों में यह दूसरा आतंकवादी हमला हुआ है। सुरक्षा बलों ने हमलावरों की तलाश तेज कर दी है। यह सीसीटीवी फुटेज एक अहम सबूत के तौर पर, क्योंकि इसके जरिए पहचान करना आसान होगा आसपास के इलाकों में। हालांकि सर्च ऑपरेशन भी चलाया जा रहा है। 2 पुलिसकर्मी इस हमले में शहीद हुए हैं। उनके ऊपर अंधाधुंध फायरिंग इस आतंकवादी ने शुरू कर दी। श्रीनगर में यह हमला हुआ और सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरह से कपड़ों में छिपाकर गन को लेकर आता है ये आतंकवादी आगे। और उसके बाद जो आसपास का ये इलाका है, जहां पर कुछ छोटी मोटी दुकानें हैं, वहां पर भी अचानक एक अफरा तफरी और फायर करने के बाद फौरन यहां से फरार होने की कोशिश। हमलावरों की तलाश तेज कर दी है सुरक्षा बलों ने। आसपास के इलाकों में सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। ये श्रीनगर में कुछ ही दिनों में हुआ दूसरा आतंकवादी हमला है। हालांकि कश्मीर में आज डबल एनकाउंटर भी चला। बड़गाम में आतंकवादियों से मुठभेड़ में एक एसपीओ शहीद हो गए, जबकि दूसरे एसपीओ के जवान जख्मी हुए। शोपियां में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। और आइए इस वक्त सीधे हम रुख कर लेते हैं श्रीनगर का। हमारे संवाददाता अशरफ वानी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। अशरफ, सीसीटीवी फुटेज ये एक अहम सबूत होगा, लेकिन बेहद दुर्भाग्यपूर्ण इसे कहा जाए। दोनों पुलिसकर्मियों की इस हमले में मौत हो गई है और हम तस्वीरें देख पा रहे हैं। तस्वीरें भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि कैसे ये आतंकवादी इस इलाके में दाखिल होता है, कपड़ों में गन को छिपाए हुए, और अचानक पुलिसकर्मियों पर हमला कर देता है। दोनों पुलिसकर्मियों को बचाया नहीं जा सका। हालांकि अब इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वीडियो के जरिए, इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस आतंकवादी की पहचान की भी कोशिश। इलाके को घेरा गया है और वहां पर सर्च ऑपरेशन भी चल रहा है। हालांकि हैरानी इस बात पर होती है कि ये बीते कुछ दिनों में श्रीनगर में हुआ दूसरा आतंकवादी हमला है। हालांकि इससे पहले 2 एनकाउंटर शोपिया और बड़गाम में, जहां पर 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया है। अशरफ वानी आ गए हमारे साथ इस वक्त। श्रीनगर में आप मौजूद हैं। अशरफ, सीसीटीवी फुटेज तो सामने है जिसमें आतंकवादी का चेहरा भी दिखाई दे रहा है। इलाके को घेरा गया है। क्या पहचान हो पाई है? क्या पता चल पा रहा है किस तरह का यह हमला था? अभी तक मीनाक्षी पहचान तो नहीं हो पाई है, लेकिन कुछ ही देर में शायद सुरक्षा एजेंसियां इस हमलावर को पहचानने में सफल रहेंगे, क्योंकि सभी सुरक्षा एजेंसियों के पास ये सीसीटीवी फुटेज है जिसको खंगाला जा रहा है। और जो इंटेलिजेंस विंग है जम्मू कश्मीर पुलिस की, वो इस पर काम कर रही है। अगर महत्वपूर्ण ये है कि दरअसल न सिर्फ यहाँ पर सीसीटीवी फुटेज जो है इस हमलावर की सामने आई है, बल्कि एक और कैमरे पर भी कैद हुई है। उसका आना और फिर वहाँ से निकल जाना वो भी पुलिस के पास है। तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सुराग है सुरक्षा एजेंसियों के लिए, खासतौर से जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए, इस हमलावर को पकड़ने के लिए। जैसे आपने कहा, फिलहाल पूरे इलाके की घेराबंदी जो है पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों ने की है। जितने भी श्रीनगर में सड़कें आती है या जाती हैं, उन पर पुलिस की तरफ से विशेष नाके लगाए गए हैं, ताकि श्रीनगर शहर के इस इलाके के बाहर ये हमलावर आतंकी जो है निकलने में कामयाब न हो। ये कोशिश है फिलहाल यहाँ पर जम्मू कश्मीर पुलिस की। पूरे श्रीनगर शहर में चौकसी और सुरक्षा जो है काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। ये महत्वपूर्ण इसलिए भी है, न सिर्फ इस हमलावर का पकड़ना, बल्कि साथ ही साथ किसी ऐसी और कोई आतंकी घटना न घटे श्रीनगर शहर में, उसके लिए सुरक्षा एजेंसियों की तरफ से, खासतौर से जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से इस तरह की प्रयास हो रहे हैं। अचानक ये आतंकवादी आता है कपड़ों में गन छिपाए हुए और हमला कर देता है पुलिस के ऊपर। तो मकसद क्या पुलिस को अटैक करना ही था?
बिल्कुल मीनाक्षी, दरअसल ये हमला इस तरह का नहीं है। इस तरह के कई सारे हमले जब भी गात लगाकर जिसको कहा जाता है कि सुरक्षा बलों पर हमले की बात होती है, तो यही मोडस ऑपरेंडी जो होता है हमलावरों का होता है, आतंकियों का होता है। इस तरह के पिछले 2 साल के दौरान 2 दर्जन से ज्यादा हमले हुए, जहां पर पहले रैकी की जाती है इलाके की, उसके बाद जो है आतंकवादी आते हैं और सुरक्षा बलों पर फायरिंग करते हैं। ये इसी वक्त क्योंकि इसके पास पूरी ये जानकारी थी या फिर इसका कोई सहयोगी वहां पर खड़ा था जिसने उसको बताया होगा कि यहां पर आ जाओ, इस सड़क से आ जाओ, क्योंकि पूरे इस इलाके की पहले रैकी की जाती है, तभी इस तरह के आतंकी हमले अंजाम दिए जाते हैं। लेकिन यहां पर जो अच्छी बात है पुलिस के लिए कि सीसीटीवी कैमरे में पूरी कार्रवाई जो है कैद हुई है, जिसमें इस हमलावर का चेहरा भी आया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अशरफ, की जानकारी देने के लिए। अब ये एक अहम सुराग है सीसीटीवी फुटेज, क्योंकि इसी से पहचान में आगे मदद मिल पाएगी। लेकिन इससे पहले शोपिया और बड़गाम में 2 एनकाउंटर हुए। शोपिया एनकाउंटर में सुरक्षा बल के जवान ने 3 आतंकवादियों को मार गिराया। बड़गाम एनकाउंटर में एक एसपीओ शहीद हो गए, जबकि 2 आतंकवादी यहां से भाग निकले। मातृभूमि की रखवाली के लिए सर्वोच्च बलिदान देने वाले सिपाही को श्रद्धांजलि दे रहे हैं वीर जवान। बड़गांव में आतंकी मुठभेड़ में शहीद स्पेशल पुलिस ऑफिसर अल्ताफ अहमद की शहादत को नमन कर रहे हैं जवान। बड़गांव के वीरवाह इलाके के जानीगाम गांव में एक मकान में आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना पर एसपीओ अल्ताफ अपने बहादुर साथियों के साथ पहुंचे थे। जबरदस्त गोलीबारी हुई, जिसमें अल्ताफ समेत 2 पुलिस वाले जख्मी भी हो गए। एसपीओ अल्ताफ को बचाया नहीं जा सका। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर दोनों आतंकी भाग निकले। पुलिस खून के निशान का पीछा करते हुए दोनों की तलाश कर रही है। इनमें एक आतंकी पाकिस्तानी बताया जा रहा है। मिलिटेंट वहाँ से भाग चुका था, फिर ब्लड का हम लोग वीडियो स्क्वाड को बुलाए गए और उसको ट्रैक किया गया। तो 2 किलोमीटर आगे जाके गांव है कि जहाँ पर ब्लड स्टैंड उनका ब्लड खत्म होता है, उस गांव को कोडन डाल दिए, सर्च जारी है। इसमें एक पाकिस्तानी मिलिटेंट था और एलटी कमांडर यूसुफ कांतुर था। जम्मू कश्मीर में दूसरा एनकाउंटर शोपिया में हुआ। इस एनकाउंटर में 3 आतंकवादी मारे गए। मारे गए आतंकवादियों की भी शिनाख्त नहीं हो पाई है। श्रीनगर से अशरफ वानी और शुजा उल हक के साथ आज तक ब्यूरो। गलवान पर चीन का बड़ा झूठ सामने आ गया। 8 महीने पहले भारतीय सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प पर चीन ने पहली बार अपने सैनिकों के मारे जाने की बात मानी थी, लेकिन चीन ये झूठ बोल गया कि उसके सिर्फ 5 सैनिक मारे गए, जबकि भारतीय अनुमान के मुताबिक चीन के 40 से ज्यादा सैनिक इस झड़प में मारे गए थे। जून 2020 गलवान में हिंसक झड़प। 8 महीने 3 दिन बाद चीन ने पहली बार अधूरा सच कबूला। पहली बार चीन बोला गलवान में मारे गए उसके 5 सैनिक। गलवान में मां भारती की रक्षा में शहीद जिन रणबांकुरों की शहादत पर देश हमेशा से गर्व करता रहा है, आज चीन ने भी उन वीर सपूतों की वीरता को स्वीकार कर लिया है। गलवान में भारतीय सैनिकों के पलटवार में अपने सैनिकों को खोने की बात नकारने वाले चीन ने पहली बार मान लिया कि हिंदुस्तानी जाबाजों के हाथों उसके 5 सैनिक मारे गए। पीपल्स ऑफ लिबरेशन आर्मी के मुताबिक गलवान में चीन के जो सैनिक मारे गए उनमें शामिल हैं PLA के रेजिमेंट कमांडर्स की फबाओ, चेन होंगुन, चेन शियांगरोंग, जियो सियुआन और वांग झोरन। 15 जून 2020 को गलवान घाटी में हुई हिंसा के लगभग 8 महीनों बाद चीन ने यह तो माना कि गलवान घाटी में उसके सैनिक मारे गए, लेकिन चीन अभी भी पूरा सच नहीं बोल रहा है। चीन ने यह माना कि एक कमांडर समेत उसके 5 सिपाही गलवान घाटी में मारे गए, जबकि सच्चाई रूसी एजेंसी तास के मुताबिक यह है कि चीन के 45 सिपाही गलवान घाटी में मारे गए थे। भारत के भी
20 योद्धाओं ने गलवान घाटी में चीन को पीछे खदेड़ने में अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया। 15 जून को जब 16वीं बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग अधिकारी कर्नल संतोष बाबू कुछ सैनिकों के साथ इस बात की तस्दीक करने गए थे कि सैन्य स्तर की बातचीत में हुए समझौते के मुताबिक चीनी सैनिक पीछे हटे या नहीं, तभी निहत्थे भारतीय जवानों पर चीनी सैनिकों ने धोखे से हमला बोल दिया था। भारतीय जवानों ने इसका मुंह तोड़ जवाब दिया। संघर्ष में कर्नल संतोष बाबू समेत 20 भारतीय जवान शहीद हुए थे। भारत के मुताबिक करीब 40 चीनी सैनिकों के भी मारे जाने का अनुमान है, लेकिन चीन ने इसे कभी कबूला नहीं। अब स्वीकार किया है तो सिर्फ 5 सैनिकों के मरने की बात को। वो आपको कभी नहीं बताएगा कि उनके कितने लोग हताहत हुए, कितने लोग मरे, कितने लोग नहीं मरे। लेकिन जिस तरीके से लोग बाग पानी में गिरे थे या पत्थर से गिरे थे या हमारे लोगों ने जिनकी गर्दनें तोड़ी थी, उसका अगर आकलन किया जाए तो जो एक शुरू के अंदर एक जो संख्या आई थी 40 से ज्यादा की, वो संख्या सही है। भारत के दावे के मुताबिक ही पिछले हफ्ते रूसी समाचार एजेंसी तास ने गलवान में चीनी सेना पर बड़ी मार का बड़ा खुलासा किया था। रूसी समाचार एजेंसी तास के मुताबिक गलवान की हिंसक झड़प में कम से कम 45 चीनी सैनिक मारे गए थे। इससे पहले अमेरिका की न्यूज वेबसाइट यूएस न्यूज ने अमेरिकी खुफिया एजेंसी के हवाले से बताया है कि गलवान की हिंसक झड़प में चीन के 35 जवान मारे गए थे। यानी तमाम दावे भारतीय पक्ष के एकदम करीब है, सिर्फ चीन ही उसे झुठलाने में लगा है। झूठ बोलने में चाइना माहिर है। दुनिया में मुझे लगता है ऐसा कोई सरकार नहीं होगा चाइनीज सरकार के जैसा जिन्हें झूठ बोलने में इतना माहिर होते हैं। और उनका डिप्लोमेसी भी बड़ा खतरनाक डिप्लोमेसी है। और अतीत में कई बार चाइना ने हमको धोखा दिया है, दोस्ती के नाम पर दुश्मनी किया है, तो हमें बड़ा सतर्कता बरतना होगा। चीन के दावे पर सवाल उठाते हुए वहां की एक कब्रगाह का वीडियो भी वायरल हुआ था। हालांकि उसकी सच्चाई की पुष्टि नहीं हो पाई, लेकिन चीन के आज के कबूलनामे से चीनी सैनिकों की कब्र की तस्वीरें फिर से जहन में दौड़ पड़ी हैं। बहरहाल चीन ने ये तो मान लिया कि गलवान में उसके भी सैनिक मारे गए थे, लेकिन लगे हाथों उसने गलवान में हुई हिंसक झड़प के लिए पूरी तरह भारत पर झूठा दोष मढ़ दिया है। चीन का कबूलनामा ऐसे वक्त आया है जब पैंगोंग में LOC से PLA अपने कदम वापस खींच रही है। यकीनन ये भारतीय सैनिकों की वीरता और सरकार की कूटनीतिक दृढ़ता की जीत है। दिल्ली से गीता मोहन और लद्दाख से गौरव सावंत के साथ आज तक ब्यूरो। अमित शाह से पहले प्रधानमंत्री मोदी ने विश्व भारती के दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। इस संबोधन में उन्होंने इशारों में टूल किट से जुड़े लोगों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आतंक फैलाने वाले भी पढ़े लिखे लोग हैं। आपका ज्ञान सिर्फ आपका नहीं, बल्कि समाज की, देश की, अरे भावी पीढ़ियों की भी वो धरोहर है। आपका ज्ञान, आपकी स्किल एक समाज को, एक राष्ट्र को गौरवान्वित भी कर सकती हैं और वो समाज को बदनामी और बर्बादी के अंधकार में भी धकेल सकती है। इतिहास और वर्तमान में ऐसे अनेक उदाहरण हैं। आप देखिए, जो दुनिया में आतंक फैला रहे हैं, जो दुनिया में हिंसा फैला रहे हैं, उनमें भी कई हाईली एजुकेटेड, हाईली लर्नेड, हाईली स्किल्ड लोग हैं। दूसरी तरफ ऐसे भी ये लोग हैं जो कोरोना जैसी महामारी से दुनिया को मुक्ति दिलाने के लिए दिन रात अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। छत्रपति वीर शिवाजी से प्रेरणा लेते हुए भारत की एकता, भारत को एक सूत्र में पिरोने का आह्वान था। देश की एकता को मजबूत करने वाली इन भावनाओं को हमें कभी भूलना नहीं है। पल पल जीवन के हर कदम पर देश की एकता, अखंडितता के इस मंत्र को
हमें याद भी रखना है, हमें जीना भी है। यही तो टैगोर का हमें संदेश है। साथियों, आप सिर्फ एक विश्वविद्यालय का ही हिस्सा नहीं है, बल्कि एक जीवंत परंपरा के वाहक भी है। तेल की कीमतों में लगी आग के सियासी शोले भड़के। महाराष्ट्र में कांग्रेस के अध्यक्ष ने बिग बी और अक्षय कुमार को पेट्रोल की बड़ी कीमतों पर चुप्पी को लेकर धमकी दे दी। पटोले को यही नहीं सुहा रहा कि मनमोहन सिंह की सरकार के वक्त तेल की कीमत में ट्वीट करने वाले सितारे अब चुप क्यों हैं। ये पिक्चर भी रिलीज नहीं होने देंगे। अमिताभ जी, अक्षय कुमार जी, ये हमारी धमकी नहीं है, हम लोकतंत्र की बात करते हैं। तेल की कीमतों में लगी आग की आंच बॉलीवुड तक पहुंच गई है। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर का पद छोड़कर नए कांग्रेस की कमान संभालने वाले नाना पटोले हमलावर है। वो सीधे सीधे बॉलीवुड के महानायक को धमकी दे रहे हैं। वो स्टार अक्षय कुमार को चेता रहे हैं, कुछ तो बोल वरना शूटिंग नहीं होने देंगे। अब अगर वो नहीं बोलेंगे या न्याय के विरोध में नहीं बोलेंगे तो हम महाराष्ट्र में अमिताभ बच्चन का शूटिंग, अभी अक्षय कुमार की शूटिंग या उनके पिक्चर भी रिलीज नहीं होने देंगे। पटोले के गुस्से की वजह है साल 2012 का ट्वीट। तब देश में मनमोहन सिंह की सरकार थी और तेल की कीमत बढ़ने पर दोनों ने ट्वीट कर अपनी बात रखी थी। तब अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट में लिखा था, पेट्रोल के दाम 7 रुपए 50 पैसे बढ़ गए हैं। पंप अटेंडेंट ने पूछा कितने का डालूं? मुंबई में रहने वाले ने कहा 2-4 रुपए का कार के ऊपर स्प्रे कर दे भाई, जलाना है। अब अक्षय कुमार का भी 2012 वाला ट्वीट देख लीजिए, जिससे पटोले भन्नाए हुए हैं। अब लगता है कि साइकिल साफ करके उसे रोड पर चलाने का वक्त आ गया है। बॉलीवुड के 2 बड़े स्टार्स के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले नाना पटोले ने अपनी दलील दी है। उनका कहना है, जनता जानना चाहती है कि बड़े स्टार उनसे जुड़े मसले पर मुंह खोलें, क्योंकि वो पैसे खर्च कर उनकी फिल्में देखते हैं। आपकी लोकप्रियता जो है, लोग पैसे देकर आपको, टिकट लेकर आपको देखते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में अब ऐसे लोगों को जो दबाव में लोगों के प्यार को इस तरह से इस्तेमाल करते हो, ऐसे लोगों की पिक्चर महाराष्ट्र में कभी देखी नहीं जाएंगी, शूटिंग भी नहीं होगा। अमिताभ जी, अक्षय कुमार जी, ये हमारी धमकी नहीं है, हम लोकतंत्र की बात करते हैं। फिल्म स्टार्स को नाना पटोले की धमकी से महाराष्ट्र का सियासी पारा भी चढ़ गया है। बीजेपी ने जवाबी ताल ठोकी तो सरकार के मंत्री पल्ला झाड़ने लगे। नाना पटोले जी का ये पब्लिसिटी स्टंट है। उनको ये पता है कि अमिताभ जी या अक्षय कुमार या सेलिब्रिटीज के ऊपर बोला तो दिन भर खबर चलती है, नए अध्यक्ष बने, उनको भी अपना नाम कमाना है, तो उनको लगता है कि चलो दिन भर की पब्लिसिटी इनके नाम से मिलती है। नहीं, ऐसे तो कोई धमकी का कारण नहीं है और मुझे नहीं लगता है कि ऐसी कोई धमकी किसी ने दी है, लेकिन जो आप कह रहे हैं उसको फिर से एक बार जांच किया जाएगा कि क्या कहा है उन्होंने। अब सवाल ये है कि क्या कोई ये तय करेगा कि किसने क्या बोलना है, किसे कब बोलना है, किसके खिलाफ बोलना है, किसके पक्ष में बोलना है। हर किसी को बोलने की आजादी है तो चुप रहने की आजादी भी है। फिर न बोलने पर धमकी क्यों, फिल्म न चलने देने का तुर्रा क्यों। भंडारा से वेंकटेश और मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना के यू टर्न से महाराष्ट्र एक बार फिर सहमा हुआ है। कल इस साल का सबसे ज्यादा कोरोना के केसेस सामने आए। कोरोना की नई लहर के बाद यवतमाल और अमरावती में फिर से लॉकडाउन लगा दिया गया। महाराष्ट्र में कोरोना फिर से डराने लगा है। नए केस बढ़ते जा रहे हैं। खतरा है नई लहर का। गुरुवार को इस साल के सबसे ज्यादा केस सामने आए। इसके बाद सरकार ने फिर से सख्ती का फैसला किया। महाराष्ट्र के 5 शहरों में फिर से लॉकडाउन लगाने के संकेत हैं। यवतमाल और अमरावती में तो लॉकडाउन लागू कर दिया है। 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 5,427 नए केस मिले हैं।
जबकि 38 लोगों की इस महामारी से मौत हो गई है। राजधानी मुंबई में भी 736 केस सामने आए हैं, जबकि कोरोना ने 4 लोगों की जान ले ली है। बढ़ते कोरोना वायरस के मामले महाराष्ट्र के लिए एक चिंता का विषय बना हुआ है। कल महाराष्ट्र में 5,400 से ज्यादा मामले सामने आए, जबकि 38 लोगों की कोरोना वायरस के चलते मौत हो गई। महाराष्ट्र के हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे भी कोरोना संक्रमित हुए। महाराष्ट्र के यवतमाल और अमरावती में तो हालत और भी ज्यादा खराब है, जहां पर कोरोना वायरस के जो मामले हैं वो बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। इसलिए यहां पर तुरंत प्रिवेंटिव मेजर्स लिए जा रहे हैं। मुंबई में एक हफ्ते से कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। 16 फरवरी को केस थोड़े नीचे आए थे, लेकिन इसके बाद फिर से इसमें उछाल आया है। लगातार 2 दिनों से नए केस की संख्या 700 से ज्यादा है, जबकि 14 फरवरी को नए केस 645 सामने आए थे। सरकार ने कोरोना को लेके बहुत ही अच्छा काम किया था और उस काम की सराहना जो है वो ICMR और WHO ने भी की है। उसके बाद लोगों का दबाव सरकार के ऊपर आया कि भाई बाकी की सब दुकानें, मॉल्स, थिएटर्स और रेलवेज खोलो। अब खोलने के बाद में लोगों को जो आह्वान सरकार कर रही है उसके ऊपर जो कहीं ना कहीं कम ध्यान लोग दे रहे, जिसकी वजह से अगर इसी तरीके से चलता रहा तो सरकार को फिर आगे फिर से कठोर कदम उठाने की जरूरत पड़ सकती है। कोरोना के खतरनाक तेवर के बाद महाराष्ट्र सरकार हाई अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने इमरजेंसी बैठक के बाद फिर से सख्ती के संकेत दिए हैं। मुंबई में तो नई गाइडलाइंस भी जारी कर दी गई हैं। अब 5 केस वाली बिल्डिंग सील होगी। होम क्वारंटाइन के नियम तोड़ने वालों पर केस होगा। शादी समारोह में 50 से ज्यादा गेस्ट आने पर खैर नहीं। लोकल में बिना मास्क वालों पर भी नजर होगी। इसके लिए 300 मार्शल तैनात होंगे। नियम तोड़ने वाले मैरिज हॉल और रेस्टोरेंट पर भी छापे पड़ेंगे। ब्राजील से आने वालों पर खास नजर होगी।